जय हिंद दोस्तों। आपके लिए आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आपके लिए बिहार मासिक करंट अफेयर सितंबर 2024 लेकर आए हैं। तो ये आपके BPSC एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जो ही BPSC एग्ज़ाम होना है 13 दिसंबर को, जो बिहार PCS का एग्ज़ाम होना है उसमें लाभकारी होगा। इसके अलावा बिहार में जो भी अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स होंगे उनमें लाभकारी होगा। तो दोस्तों, हम पहली न्यूज़ देखते हैं। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क। तो बिहार के अगर हम पहले वन्यजीव इको पार्क के बारे में बात करें तो 18 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर में राज्य के पहले वन्यजीव इको पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात तिलहर कुंड में मानक इको पर्यटन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। इसी में है, मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के तल पर 13.6 एकड़ में विस्तृत मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क 10.4 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, बिहार का जो पहला वन्यजीव इको पार्क है वो कहाँ पर विकसित है? मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के तल पर 13.6 एकड़ में 10.4 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और ये अगर बात करें किस जिले में है तो कैमूर जिले में है। अगले न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है, IIM बोधगया में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित। तो अगर हम बात करें IIM बोधगया में 5 दिवसीय विकास प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में, तो इसका आयोजन जो हुआ है 2 से 6 सितंबर 2024 तक पंचायती राज मंत्रालय ने IIM बोधगया के सहयोग से आयोजित किया। तो याद रखिएगा, 2 से 6 सितंबर के मध्य IIM बोधगया के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि, 8 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के नेतृत्व, प्रबंधन और शासन संबंधी कौशल को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के नेतृत्व, प्रबंधन, नैतिकता, ग्रामीण नवाचार। इस कार्यक्रम में नेतृत्व, प्रबंधन, नैतिकता, ग्रामीण नवाचार, AI, स्थानीय शासन और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो याद रखिएगा, 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम जो पंचायती राज से संबंधित था, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये आयोजित हुआ पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से IIM बोधगया में ही आयोजित हुआ। और पंचायती राज मंत्रालय और IIM बोधगया ने समन्वित रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। 8 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम में नेतृत्व, प्रबंधन, नैतिकता, ग्रामीण नवाचार, AI, स्थानीय शासन और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अगला पॉइंट देखते हैं। राजगीर में 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई। अगर हम बात करें महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के बारे में, तो इसकी जो मेज़बानी की गई, इसकी मेज़बानी हॉकी इंडिया और बिहार राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई। और ये 11 से 20 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? राजगीर में। और ये 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है जो हॉकी टूर्नामेंट है। ये 2024 में ये 8वां संस्करण था इसका कुल मिलाकर। और इसकी मेज़बानी हमने आपको बताई हॉकी इंडिया और बिहार सरकार द्वारा की गई 11 से 20 नवंबर के मध्य। और यह टूर्नामेंट राजगीर शहर के नवविकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय महिला टीम है उसने चीन की भारतीय महिला हॉकी टीम है इसने चीन की महिला हॉकी टीम को 1-0 से शिकस्त दी। और हमने आपको बताया था अगस्त 2024 वाले करंट अफेयर में कि इसमें जो एकमात्र गोल किया गया है दीपिका जी के द्वारा किया गया है। और दीपिका जी कुल 11 गोलों के साथ इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल करने वाली खिलाड़ी भी रही। अगर आपने अगस्त का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको अगस्त का करंट अफेयर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि एशियाई
महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी टूर्नामेंट है ये 2024 का आयोजित हुआ राजगीर में कहाँ पर नव विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में। और ये जो संस्करण आयोजित हुआ 2024 का, ये 8वां संस्करण था और इसकी जो मेज़बानी की गई हॉकी इंडिया और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई। 11 से 20 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेता टीम है भारतीय महिला हॉकी टीम विजेता है, और उप विजेता कहा जाए तो चीन की हॉकी महिला टीम है। भारत ने चीन को 1-0 से हराया और भारत की ओर से एकमात्र गोल किया दीपिका जी ने, और दीपिका जी इस टूर्नामेंट में कुल 11 गोलों के साथ शीर्ष गोल स्कोरर भी रही हैं। अगर हम बात करें 2023 की चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, यही जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की, इसके विजेता भी कौन रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका विजेता कौन रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और इस टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों ने प्रतिस्पर्धा की थी, मतलब इतनी टीमें शामिल हुई थी। अगली हम न्यूज़ को देख लेते हैं। बिहार के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के हाई जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। 4 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक 2024 में पैरा एथलीट शरद कुमार ने हाई जंप में T63 कैटेगरी, ये कैटेगरी T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। कहाँ के हैं पैरा एथलीट शरद कुमार जी? ये मुजफ्फर ज़िले के मोतीपुर के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें पैरा एथलीट शरद कुमार जी के बारे में, तो इन्होंने इसी स्पर्धा में जो टोक्यो पैरालंपिक था 2020 का, उसमें भी इसी इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो याद रखिएगा, इसमें किस तरीके से याद रखेंगे, बिहार के जो मुजफ्फर ज़िले के मोतीपुर के रहने वाले हैं शरद कुमार जी, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हाई जंप में T63 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था पहले। अब इसी कैटेगरी में पेरिस पैरालंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है बिहार में नीलगाय और जंगली सूरों की समाप्ति का अभियान। 24 सितंबर को बिहार सरकार ने बिहार में बड़े पैमाने पर फसल क्षति के कारण 5 जिलों में 3 लाख नीलगाय और 67,000 जंगली सूरों को मारने का अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पूर्वी चंपारण, वैशाली, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर, इन 5 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। आप जानते हैं नीलगाय और जो जंगली सूअर होते हैं वो खड़ी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, इसलिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। और 5 जिलों कौन कौन से, पूर्वी चंपारण, वैशाली, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर, इन 5 जिलों में नीलगाय और जंगली सूअरों की समाप्ति के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके लिए कृषि विभाग शिकारियों की व्यवस्था करेगा और वन विभाग इस अभियान की जो लागत आएगी उसको वहन करेगा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने 1347 करोड़ की जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, तो नीतीश कुमार जी आप सभी जानते हैं। 4 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोन नदी से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम के लिए जलापूर्ति करने के लिए 1347 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी और इस परियोजना को 2 वर्ष के अंदर पूरा किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू करने की घोषणा। तो 25 सितंबर को बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उद्यमियों को गुड़ उद्योग लगाने के लिए 50% अनुदान और बैंक ब्याज पर 10% अनुदान दिया जाएगा। मतलब कोई उद्यमी अगर गुड़ उद्योग लगाता है तो मान लीजिए 10 लाख की लागत है, तो उसे 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी 5 लाख सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे उसे। और बैंक ब्याज पर अगर जो शेष 5 लाख है उनको बैंक से उठाता है तो उसमें बैंक का जो ब्याज होगा उस पर 10% भी सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, 25 सितंबर को बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गुड़ प्रोत्साहन नीति को लागू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना को मिली मंजूरी। 11 सितंबर को बिहार सरकार ने राज्य में छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना को मंजूरी
प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत। और 11 सितंबर को इसे बिहार सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अगला पॉइंट जो उसे देखते हैं, बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति। अगर हम बात करें बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति के बारे में, तो 18 सितंबर को बिहार में राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति की स्वीकृति प्रदान की गई। पहला पॉइंट कब है कि बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति की घोषणा कब की गई? 18 सितंबर को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य बिहार में सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इस नीति में पर्यटकों की सहायता के लिए परिवहन, आवास और सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बोधगया, नालंदा और राजगीर जैसे स्थलों सहित बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने पर जोर दिया गया है। पर्यटन से संबंधित व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। व्यापक पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। अगला पॉइंट कौन सा है? बोधगया में नया पर्यटन स्थल। बोधगया में एक नया पर्यटन स्थल के बारे में बात की गई है। हाल ही में सिलोंजा बोधगया में विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियों के निर्माण की घोषणा की गई। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 14.85 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना। जब सिलोंजा बोधगया में 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति का निर्माण हो जाएगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लोग उन्हें देखने के लिए आएंगे, तो उससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके लिए सरकार ने पर्यटन विभाग ने 14.85 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। बिजली में बकरी वीर बैंक की स्थापना। बिजली में बकरी वीर बैंक की स्थापना की गई है की गई है। बिहार में बकरी वीर बैंक की स्थापना की गई है। बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर बैंक खोला जाएगा, खोले जाने की घोषणा की गई है। इसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 1.55 करोड़ की लागत से बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय ICAR परिसर पटना के सामने स्थापित किया जाएगा। यह ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी की वीर को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका मोटा जो इस न्यूज का सार है उसे सुन लीजिए। बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर बैंक खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? बिहार चिकित्सा महाविद्यालय ICAR परिसर पटना के सामने स्थापित किया जाएगा। लागत कितनी रहेगी? 1.55 करोड़ रुपए की लागत रहेगी और ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इसको स्थापित किया जा रहा है। और ये ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी के वीर को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक बात और है कि ये बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा वीर बैंक खोला जा रहा है, लेकिन पहला कौन है? तो पहला जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। उसके बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर बैंक खोला जा रहा है, याद रखिएगा। तो पहला मथुरा में, दूसरा बिहार में। बिहार में कहाँ पर? बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय ICAR पटना के सामने स्थापित किया जाएगा। अगली न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है विश्व का पहला GI सुविधा केंद्र स्थापित। तो 3 सितंबर को बिहार का पहला भौगोलिक संकेतक GI सुविधा केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बिहार के विरासत उत्पादों को वैश्विक मान्यता प्रदान करना और उन्हें GI टैग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। हमने आपको अगस्त वाले करंट अफेयर में बताया था कि बिहार में जो पांच उत्पाद हैं वो उन्नत स्थिति में है अपने GI टैग को प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से 5 उत्पाद हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला GI सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है। ये 3 सितंबर को किया गया है। इसका उद्देश्य बिहार की विरासत उत्पादों को वैश्विक मान्यता प्रदान करना और उन्हें GI टैग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।
अब हम देखते हैं अगली न्यूज। बिहार के 3 जिलों में बनेगा जीविका दीदी हाट। तो बिहार के कौन कौन से 3 जिलों में बनेगा जीविका दीदी हाट? तो बिहार के 3 जिलों समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा में जीविका दीदी हाट लगेगा। ये किसकी तरह? दिल्ली हाट की तरह बिहार के 3 जिलों समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा में जीविका दीदी हाट लगेगा। हाट में 25 दुकानें होंगी जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगी। सुधा दूध, हरी सब्जियां, जन औषधि दवाएं, मिथिला पेंटिंग, शिल्प क्राफ्ट और अचार आदि का स्टॉल अलग अलग रहेगा। मत्स्य पालन करने वाली जीविका दीदी को भी स्टॉल दिया जाएगा। मतलब मछली पालन जो करती हैं तो उन्हें मछली बेचने के लिए एक बाजार चाहिए, तो उनको भी उन जीविका दीदी को भी स्टॉल दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, माही श्वेत राज ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते। तो हमें याद रखना है, ये माही श्वेतराज जो हैं, इन्होंने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 13 सितंबर को कर्नाटक के मंगलौर में आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने 50 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त माही ने इसी प्रतियोगिता के 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, हमें इसमें कौन कौन सी न्यूज पता चली? इसमें पता चले कि पटना की माही श्वेतराज हैं, इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 50 मीटर बटरफ्लाई में भी स्वर्ण पदक जीता, 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। ये किस प्रतियोगिता में इन्होंने जीता? राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने जीता। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? 13 सितंबर को कर्नाटक के मंगलौर में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता। ये 77वां संस्करण था इसका। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए ऐप लॉन्च किया। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए ऐप लॉन्च किया है। 2 सितंबर को बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी जुटाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप घर बैठे त्वरित समाधान उपलब्ध कराएगा, जिससे लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही बिहार में 1 वर्ष के भीतर भूमि संबंधी आंकड़ों को डिजिटल बनाने और भूमि विवादों को सुलझाने के लिए 45,000 गांवों में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। बिहार में डायल 112 के जरिए महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा देने की सुविधा शुरू की गई। 5 सितंबर को बिहार के डीजीपी आलोक राज ने इस योजना का शुभारंभ किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। हमने अगस्त वाले जो हमने करंट अफेयर पढ़ाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि मुख्य सचिव कौन बने हैं बिहार के। तो आप लोग इसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। बिहार में डायल 112 के जरिए महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा की सुविधा देने की शुरुआत की गई। 5 सितंबर को बिहार के डीजीपी आलोक राज ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं असुरक्षित महसूस होने पर डायल 112 के जरिए बिहार पुलिस को जानकारी दे सकती हैं और पुलिस उनके फ़ोन को ट्रैक करके 15 मिनट के अंदर पहुंचेगी। इस परियोजना का पायलट जो चरण था, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस परियोजना को निडर नारी के नाम से 5 सितंबर से पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, इन 6 जगह पर शुरू किया गया था। लेकिन फिर इसे 15 सितंबर को इस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया गया। पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया इस योजना का, तो पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में इसकी योजना का पायलट प्रोजेक्ट का पहले परीक्षण किया गया। फिर इसको 15 सितंबर से इस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया गया। इस कदम को उठाने के बाद बिहार, हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, बिहार, हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। अगले पॉइंट को देखते हैं। बिहार को 4 और वंदे भारत ट्रेनें मिली। ये लिखा जाएगा, 4 और वंदे भारत ट्रेनें मिली। 15 सितंबर को बिहार राज्य का रेल संपर्क बेहतर करने के लिए 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया। इसमें टाटानगर पटना 1 हो गई, भागलपुर हावड़ा 2 हो गई, गया हावड़ा 3 हो गई और देवघर वाराणसी
ये चार वंदे भारत ट्रेन बिहार को दी गई। ये बिहार से होकर गुजरेंगी अब ट्रेन है। अगली खबर है, अगला पॉइंट है, सितंबर माह में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहा बिहार। सितंबर माह में काफ़ी बाढ़ आई थी बिहार में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश के कारण उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों, खासकर गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, जिस कारण बिहार के 12 लाख से अधिक लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। बिहार के सर्वाधिक जो 12 जिले प्रभावित रहे इस बाढ़ से कौन कौन थे? बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया कहते हैं वैसे, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहे। अगर हम बात करें राज्य की अन्य खबरों के बारे में तो इस प्रकार है। बिहार के मधेपुरा निवासी प्रख्यात कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्यिक पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो बिहार के मधेपुरा निवासी हैं कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल, जिन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्यिक पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगले पॉइंट को देखते हैं। बिहार के कौशल विकास मिशन के तहत महिलाओं को वाहन चलाने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। बिहार में कौशल मिशन के अंतर्गत महिलाओं को वाहन चलाने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और इस अभियान की सराहना की गई है राष्ट्रीय स्तर पर। इस बात को भी याद रखिएगा। 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की। किसने की है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी जिले में, कहाँ पर की है? मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है कि मधुबनी जिले में एक डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। ऐसी घोषणा 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। 2 सितंबर को बिहार के रोहतास जिले में डेहरी में एक राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी प्रयोगशालाओं, स्ट्रीट लाइटों और आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया है। 3 सितंबर को बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई। 3 सितंबर को बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई। इसके अलावा 3 सितंबर को बिहार में फॉरेंसिक साइंस के विकास को लेकर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत बिहार के गया में एक फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, इसे याद रखिएगा। 3 सितंबर को बक्सर के मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें पोन्ट्री, सिरामिक और टेराकोटा श्रेणी में यह अवार्ड देने की घोषणा वस्त्र मंत्रालय द्वारा की गई है। पिंटू को शिव आराधना में लीन भगवान गणेश की 11 सर वाली टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए सम्मान दिया जाएगा। तो याद रखिएगा पुरस्कार है बक्सर के मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को दिया जा रहा है। 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है और वस्त्र मंत्रालय ने इसकी घोषणा की गई है। इन्हें पोट्री, सेरामिक और टेराकोटा श्रेणी में अवार्ड देने की घोषणा वस्त्र मंत्रालय द्वारा की गई है। बक्सर के रहने वाले हैं मूर्तिकार पिंटू प्रसाद जी। अगला पॉइंट है 6 सितंबर को बिहार। अगला पॉइंट है 6 सितंबर को बिहार सारण जिला देश का पहला राज्य बन गया जिसने भारतीय न्याय संहिता के तहत गुनहगारों को सजा सुनाई। आप जानते हैं बीएनएस जो पुराने आपराधिक कानून से और की जगह भारतीय न्याय संहिता आया है, तो उसके तहत 6 सितंबर को बिहार का जो सारण जिला है बिहार के सारण जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत गुनहगारों को सजा सुनाई गई, जिससे बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया जिसने इस न्याय संहिता का इस्तेमाल किया गुनहगारों को सजा सुनाने में।
अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 9 हवाई अड्डों में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक आधारित स्मार्टफोन एप्लीकेशन डिजी यात्रा को लॉन्च किया। इस ऐप को पटना, विशाखापत्तनम, रायपुर, भुवनेश्वर, गोवा, इंदौर, रांची, कोयम्बटूर और बागडोगरा हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया, जिसमें बिहार का पटना जो है हवाई अड्डा भी इसमें शामिल है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, 17 सितंबर को बेगूसराय में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन गिरिराज सिंह जी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना और फैशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रशिक्षण देना है। निफ्ट का क्या मतलब है? निफ्ट वही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन जो है गिरिराज सिंह जी द्वारा किया गया। कब? 17 सितंबर को। कहाँ किया गया? बेगूसराय में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जमुई जिले के बिहार झारखंड सीमा के नक्सल प्रभावित चकाई प्रखंड क्षेत्र के उर्वा भलवा गांव में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है। 280 एकड़ में बन रही इस फैक्ट्री की शुरुआत 2025 तक होने की उम्मीद है। तो कहाँ पर? जमुई जिले के बिहार झारखंड सीमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चकाई प्रखंड क्षेत्र के उर्वा भलवा गांव में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है। 280 एकड़ में बन रही है। इसकी उम्मीद शुरू होने की कब है? 2025 में इसके शुरू होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 22 दिसंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के 6 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर बिहार के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। तो इसे आप समझ लीजिए, शायद बोलने में थोड़ी गड़बड़ा गया, इसलिए बात कर रहे हैं कि 22 सितंबर को आयुष्मान भारत जो योजना है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानी जाती है, इसके क्रियान्वयन को 6 वर्ष पूरे हुए। इसी 6 वर्ष पूरे होने की जो पूर्व संध्या थी, उसमें बिहार के जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वैसे ही इन्होंने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी शुभारंभ किया 6 वर्ष पूरे होने पर। अगली न्यूज है, 1 सितंबर को दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका स्थापना दिवस? 1 सितंबर को दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बटालियन की स्थापना 1 सितंबर 1980 को लेफ्टिनेंट कर्नल दयानंद मलिक ने की थी। अगला पॉइंट है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए लापता लेडीज को विदेशी फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया। इस फिल्म में बिहार के अभिनेता रवि किशन ने भी अभिनय किया है। शायद रवि किशन जी पुलिस इंस्पेक्टर बने रहते हैं इसमें। तो ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए लापता लेडीज को विदेशी फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। इस फिल्म में बिहार के अभिनेता रवि किशन ने भी अभिनय किया है। अगला पॉइंट है, 4 सितंबर को बिहार राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पटना स्थित कृषि भवन के सभागार में सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ किया। राज्य सरकार कोल्ड स्टोरेज के लिए सौर पैनलों की स्थापना 50% सब्सिडी अधिकतम 17.50 लाख रुपए प्रदान करेगी। मतलब बिहार के जो राज्य मंत्री मंगल पांडे, इन्होंने पटना स्थित कृषि भवन में सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज तो आप सभी जानते ही होंगे, तो कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ किया जो सौर ऊर्जा संचालित है। और अगर हम बात करें राज्य जो बिहार राज्य है, उसमें राज्य सरकार कोल्ड स्टोरेज के लिए जो सौर पैनल की स्थापना की जाती है, उसके लिए 50% सब्सिडी अधिकतम 17.5 लाख रुपए का अधिकतम 17.5 लाख रुपए प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज का ये जो सितंबर 2024 का करंट अफेयर था बिहार स्पेशल, ये भी यहीं पे पूरा हुआ। अब हम आपके लिए अक्टूबर 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।